प्यारे बच्चों, कैसे हो? इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। आपको लग रहा होगा कि हमारा तो पेपर है, हम तो टेंशन में हैं और सर को बड़ी हंसी आ रही है। एक्चुअली मुझे हंसी आपके कमेंट्स पढ़कर आती है, आपकी तरह तरह की प्रॉब्लम्स को सुनकर के आती है। कोई कहता है सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, इसे रातों रात कैसे सुधारूं? भैया रातों रात नहीं सुधरती। कोई कहता है सर मैं जैसे ही पेपर देखता हूं ना नर्वस हो जाता हूं, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। कोई कहता है सर ग्रामर कैसे सुधारूं, मेरा राइटिंग सेक्शन ठीक है। कोई कहता है सर सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करूं? तो देखिए, आपकी इन प्रॉब्लम्स को सुन करके हमें हमारा बचपन याद आ जाता है। जब हम तुम्हारी एज के थे ना, तब सच बताऊं हमारी प्रॉब्लम भी ऐसी थी, लेकिन जब बड़े हुए ना तब पता चला ये प्रॉब्लम बहुत छोटी है। आपका पेपर एक छोटी प्रॉब्लम है। जब आप बड़े होगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहली बार एक कंपटीशन एग्जाम में आपको बैठना होगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो भी सॉल्व हो गई ना, आपकी जॉब लग गई, तो एक बॉस से आपका पाला पड़ेगा जो आपको रातों को भी डराएगा। इसके अलावा बहुत सारी, जब आप फैमिली में जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो कि आपके इस समय पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। लेकिन छोड़ो मुद्दे की बात, क्योंकि देखिए आपको कितना ही ज्ञान दे दो, लेकिन नहीं सर मुझे तो ये बताओ, फिलहाल तो ये बताओ सर, फिलहाल तो मुझे बताओ कि इस पेपर को कैसे करूं। ठीक है भैया बता रहा हूं। इन सब पर वीडियोज हम बना चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व इंग्लिश पेपर, यानी पेपर को शुरू से एंड तक। फर्स्ट में क्या करें, जब नर्वस फील करें ना तो क्या करें, उसके अलावा क्रम क्या रखें, अनसीन पैसेज को लेकर कुछ खास सावधानियां, राइटिंग सेक्शन को लेकर कुछ खास सावधानियां, ये सारी की सारी इस वीडियो में आपको मिलेंगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, मुझे आप पर दया आ रही है। ठीक है, तो चलिए आपको सॉल्यूशन देता हूं। मुझे पता है कि मेरी हंसी भी आपको ठीक नहीं कर सकती, आपको तो सॉल्यूशन चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी, कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनसे आपको रिलैक्स होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अरे मैं गया क्यों, कुछ कॉमन बातें हैं जो एक साथ अभी बताई जानी चाहिए, उसके बाद में अनसीन पैसेज अलग से, राइटिंग सेक्शन अलग से, मतलब अलग अलग कुछ बातें बताऊंगा। तो कॉमन बातें ये हैं। देखिए सबसे पहली बात कि आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आप नर्वस फील करते हो, आपका बीपी बढ़ जाता है। तो क्या करें, जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो पेपर मिलने से पहले आप 10-15 मिनट पहले तो जाते हो ना, तो अपनी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठिए और मेरे कहने से 10 या 20, 10, 15 या 20 गहरी सांस लीजिए। अगर आप गहरी सांस लेते हो ना पेपर पढ़ने से पहले, तो ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स फील हो जाते हो। आपकी जो नर्वसनेस है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड स्थिर हो जाता है। गहरी सांसों का दिमाग की शांति से, दिमाग के संतुलन से, बैलेंस से बहुत गहरा संबंध है। यानी जब हम गहरी सांस लेते हैं ना तो दिमाग की जो फड़फड़ाहट है वो कम हो जाती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आए उसको रिलैक्स होकर पढ़ लो, वो टफ है सिंपल है। वैसे एक बात बताऊं, ज़्यादातर मैंने सुना है अपनी लाइफ में पेपर कैसा था, ठीक था यार, सरल था, एवरेज था, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि पूरा ही कठिन था। तो पेपर कभी भी पूरा कठिन नहीं होता, एवरेज ही होता है। इसको मैंने कई वीडियोस में आपको बताया। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि जब पेपर तो पढ़ लिया, फिर जैसे माना आप अनसीन पैसेज सबसे पहले कर रहे हो, तो मैं केवल इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले डालिए सेक्शन ए, क्योंकि ये सेक्शन ए में है अनसीन पैसेज, तो सेक्शन ए। ठीक है, ये डाल दिया। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सरलता होती है, उसे पता लग जाता है कि ये इसका सेक्शन ए है और यहाँ मुझे चेक करना है। अब सेक्शन ए में अनसीन पैसेज होता है, तो आप भले लिख भी सकते हो अनसीन पैसेज, कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखो तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है। लेकिन लिख करके आप उसको रिलैक्स दे रहे हो कि मेरा अनसीन पैसेज यहाँ है। उसके बाद में कभी भी क्वेश्चन मत लिखना। मैंने एक वीडियो में बताया था कि बहुत से बच्चे क्या में तो क्वेश्चन भी लिखेंगे, फिर आंसर नहीं, केवल आंसर लिखो, क्योंकि वो आंसर शीट होती है, आंसर नंबर 1। ठीक है, इसको देना शुरू करो। अब अनसीन पैसेज में क्या सावधानियां हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। फिलहाल एक सावधानी सुन लो, कॉमन सबकी बात। आपका पहला आंसर यहां खत्म हुआ, उसके बाद एक अथवा 2 लाइन, या तो एक लाइन छोड़ो या फिर 2 लाइन छोड़ो, ये छोड़ ही देना मेरे कहने से, क्योंकि जब हम लाइन छोड़ते हैं ना तो हमारे आंसर स्पष्ट नजर आते हैं। अगर आप दूसरा यहीं से शुरू कर रहे हो इसी लाइन से, तो उसे खोजना पड़ता है कि भाई ये कहाँ खत्म हुआ, ये कहाँ हुआ। तो बीच में आपको लाइन जरूर छोड़नी है, 1 अथवा 2। उसके बाद आंसर नंबर 2। ये लाइन छोड़ने वाली बात है ना, ये पूरे पेपर में फॉलो होगी। जब आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, उसके बाद में 2 लाइन छोड़ दो और फिर लिखो सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी। जहां तक कोशिश हो ना तो आप एक नया फ्रेश सेक्शन एक नए पेज से ही करें। अगर लग रहा है कि हाँ आधा पेज बच रहा है या फिर लास्ट के पेज में 2-3 लाइन लिखी हैं, तो वहां आप उसी पेज से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें थोड़ा ही बच रहा है ना 5-6 लाइन, तो अगले पेज से ही सेक्शन बी, मतलब नया सेक्शन शुरू करो। तो सेक्शन बी डाल दिया। ठीक है, अब सेक्शन बी में क्या राइटिंग सेक्शन है, तो राइटिंग सेक्शन में जो भी आप लेटर लिख रहे हो, तो लेटर में सबसे पहले लिखो लेटर, ऐसे हेडिंग डाल दो और अपना लेटर स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट, मतलब क्वेश्चन को नहीं लिखना है। तो आपको सारे सेक्शन से पहले सेक्शन डालने हैं। उससे क्या होता है,
ये कोई रूल की बात नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बात है। आप एग्जामिनर को सरलता दे रहे हो कि भाई मेरा सेक्शन ए ये रहा, मेरा बी ये रहा, तो उसे क्या है मार्किंग करने में, चेक करने में आसानी रहती है। और अक्सर कहता हूँ आप उसको जितना इजीनेस दोगे, जितनी आसानी दोगे ना, वो आपके इतनी फेवर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियां है। अब जैसे ये आपका लेटर है, ठीक है, ये पूरे पेज में हो गया। अब 4 लाइन बच गई, छोड़ो, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स का है, रिपोर्ट राइटिंग ज़्यादा मार्क्स की है, आर्टिकल स्पीच ज़्यादा मार्क्स के हैं। तो उनमें क्या है कि जैसे माना कि आपका लगभग 6-7 लाइन बच गई, छोड़ दो लेटर के बाद। नेक्स्ट में रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल जो भी है उसको शुरू करो, मतलब इनको एक एक पेज में लिखो, ठीक है, साफ साफ, और लाइन आपको छोड़नी है, सेक्शन लिखने हैं, ये कॉमन बात हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि एक अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसे सॉल्व करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, अरे यार रुको, आगे बढ़ने से पहले एक बात थी जो मिस हो गई। अभी जब इसको मैंने साफ भी कर दिया था, ये तो मैंने दोबारा लिखा है, फिर याद आई थी, जो अभी बताना जरूरी है। वो बात ये है कि क्रम क्या हो। तो देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि जो सबसे अच्छा स्टूडेंट होगा ना, वो बिल्कुल उसी क्रम से पेपर को सॉल्व करेगा जिस क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसे सब आता है। और जो एग्जामिनर है ना, ऐसे स्टूडेंट को लाइक करता है क्योंकि उसे सब आता है, मतलब अगर क्रम से कर रहा है तो सब आता है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको कुछ सावधानियां बताई थी कि ऐसा स्टूडेंट जिसे पता है कि मेरा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट 100% करेक्ट जाएगा, तो वो ग्रामर सेक्शन को पहले कर सकता है। ठीक है, कौन? इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जिसे पक्का पता हो कि मैं ग्रामर में 100% फुल मार्क्स लेके आऊंगा, वो ग्रामर सेक्शन पहले कर सकता है। उससे क्या होगा, मैंने कई वीडियोस में बता दिया, उससे टीचर को लगेगा। देखिए, आपके पूरे इंग्लिश के पेपर में सबसे कीमती चीज ग्रामर सेक्शन है। अगर यहाँ पे आप फुल स्कोर कर रहे हो तो बहुत संभावना है कि आपके बहुत 90+ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन पहले कर सकता है अगर 100% श्योर है। उसके बाद वो चाहे तो उसी पेपर के क्रम पे आ जाए, ग्रामर करने के बाद फिर अगर अनसीन पैसेज है ये कर लो, राइटिंग सेक्शन कर लो, बुक कर लो, कोई खास बात नहीं है। और जो वीक स्टूडेंट है, जस्ट उल्टा कर दें, वो ग्रामर सेक्शन को सबसे लास्ट में ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इंटेलिजेंट के 2 क्रम है, या तो उसी क्रम से करो या फिर ग्रामर सेक्शन को पहले कर सकते हो, उसके अलावा फिर पेपर जिस क्रम में उस क्रम से करो। और जो वीक है ना, उनका क्रम हमेशा ये होगा कि वो सबसे पहले अनसीन पैसेज करेंगे, उसके बाद राइटिंग सेक्शन करेंगे, उसके बाद बुक करेंगे, उसके बाद ग्रामर सेक्शन करेंगे। लिख देता हूं, नंबर 1, नंबर 2। अब किसी बोर्ड में माना राइटिंग है ना, वो नंबर 4 पे है, तो वो क्या करेंगे, उठा के इसको नंबर 2 पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए दोनों पास मार्किंग चीज ये होती है। अगर वो ये दोनों चीज भी अच्छे से कर देते हैं, कवर कर देते हैं, तो पास हो जाते हैं। लेकिन वो ग्रामर सबसे पहले करें तो फिर उनकी पोल खुल जाती है। क्योंकि ग्रामर में देखिए, कई कमेंट भी कर देते हैं, सर हमें वीक मत कहा करो। अरे यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं और प्यार से वीक बोल दिया, और वीक तो होते हैं यार, तो बुरा क्यों मानते हो? तो जो वीक है इंग्लिश में, वो अगर ग्रामर पहले कर देते हैं ना, तो माना उनकी ग्रामर गलत है, उसमें माना 1-2 मार्क्स आया, 0 आया, तो एग्जामिनर क्या है, अच्छा बच्चा वीक है, तो आगे जब मार्किंग करेगा ना राइटिंग सेक्शन में, लेटर वगैरह में, अनसीन पैसेज में, तो थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, वो आपकी गलत कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपनी वीकनेस को छिपा लिया तो इनमें अनसीन पैसेज में, राइटिंग सेक्शन में एवरेज मार्किंग होती है। अगर आपने पूरा फॉर्मेट लिखा है, आपको पूरा पेज भरा हुआ है ना, तो जैसे माना 7 नंबर का है, तो हो सकता है कि आपको 4 मार्क्स दे दे, 5 मार्क्स दे दे, 3 मार्क्स दे दे। लेकिन जब ग्रामर में 0 है ना, तो उसको पता है कि ये बिल्कुल पढ़ सकता है, क्योंकि बिना पढ़े तो 4 दे देगा, लेकिन पढ़ लिया ना तो फिर आपको उड़ा देगा। ठीक है, तो ये बात थी, तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा और आपको अपने मन से जैसा लगे कि आपको लगे कि ना मैं तो ऐसे करूंगा, तो भैया ऐसे कर लेना। मैं तो एक सुझाव दे रहा हूं कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके आधार पर, क्योंकि एक टीचर जब कॉपी चेक करता है तो क्या क्या सोच सकता है, उसके आधार पर मैं आपको रिलैक्स दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं अपने काम पे आता हूं। सबसे पहले अनसीन पैसेज, इनके बारे में हल्का हल्का बता दूं। हालांकि इन सब पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, अनसीन पैसेज पर सेपरेट वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। राइटिंग सेक्शन में मैंने लेटर, जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए लेटर के फिक्स लाइन लिखाए हैं कि भाई आप एक शिकायती पत्र है प्रिंसिपल को, तो उसकी फिक्स लाइन ये है। लेटर कैसा भी हो, आप उसका फॉर्मेट इस तरह से बनाएं, ये लाइन लिखें। इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। ग्रामर सेक्शन पे मैंने अभी लेटेस्ट एक वीडियो डाला है, उसमें 6-7 टॉपिक कवर करवाए। बोर्ड कोई सा भी हो, एक क्विक रिवीजन के लिए 1 घंटे का वीडियो है, 6 टॉपिक उसमें क्लियर करवाए। वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और बुक में सारे तो नहीं, बस कुछ एक चैप्टर और कुछ एक पॉइंट्स मैंने करवाई हैं, क्योंकि मैं ग्रामर बेस्ड टीचर हूं, ग्रामर में मेरा इंटरेस्ट है, ग्रामर ही पढ़ाता हूं। इस चैनल पर भी आगे जाकर आपको ग्रामर मिलेगी। ठीक है, वो तो क्या है, बहुत साल पढ़ाया, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आपसे शेयर कर दिया, आपकी हेल्प हो जाएगी, इसलिए ऐसे वीडियोस बना रहा हूं। ठीक है, तो अब इन पे काम करते हैं। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले अनसीन पैसेज को लेकर कुछ टिप्स बता देता हूं। हालांकि डिटेल में देखना है तो मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है इसी चैनल पर, इंग्लिश वाले सर पर, लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना। फिलहाल मोटी मोटी 2-4 बातें सुन लो, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, एग्जाम नजदीक है कि ज्यादा समय तक इस वीडियो को देखो। देखिए अनसीन पैसेज में, अनसीन मतलब बिना पढ़ा हुआ। अब रूल तो ये कहता है कि आप उसको कम से कम 2 बार पढ़ो, क्योंकि ये रीडिंग है। अनसीन पैसेज रीडिंग पार्ट में आता है। रीडिंग मतलब वो ये इसके माध्यम से चेक करते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ना सीखे या ना सीखे। पर अनसीन पैसेज को पढ़ लोगे तभी तो आंसर दे सकते हो। ये रीडिंग कंप्रीहेंशन में आता है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि हम पढ़ना नहीं सीखते, मतलब बहुत सारे सीख जाते हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ पाते। तो सीधा सा फॉर्मूला ये है कि आप पहले, देखिए मैं तो मेरी सलाह बता रहा हूं जिससे आपको फायदा होगा, आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो। अनसीन पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उनको पढ़ लो। उनको पढ़ने से क्या फायदा होगा? उनको पढ़ने के बाद जब आप अनसीन पैसेज को पढ़ते हो ना, तो जब वर्ड मैच होंगे, मतलब क्वेश्चन में कुछ पूछा उससे संबंधित बात जब अनसीन पैसेज में आएगी ना, आप थोड़ा गौर करोगे, वहां पर थोड़ा गौर से पढ़ोगे तो समझने की कोशिश करोगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आंसर तो वहीं से है ना। अब अनसीन पैसेज तो इतना बड़ा है, बट काम की बात है, ये तो नहीं कि हर लाइन में से क्वेश्चन पूछेगा, भाई ऊपर से पूछ लिया, फिर बीच में से, फिर यहाँ से। तो जहां जहां पे आपके क्वेश्चन हिट करेंगे, मैच करेंगे बात को, वहां से आप आंसर निकाल सकते हो, वहां पे आप गौर से पढ़ोगे, इसलिए बता रहा हूं। तो पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, ये मेरी राय है। उसके बाद आप अनसीन पैसेज को पढ़ोगे, टाइम कम लगेगा। हाँ, इसमें बहुत टाइम मत लगाना, कहीं 1-8 घंटे तक बस इसी में घूमते रहो, आराम से टाइम निकल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का पेपर अनसीन पैसेज की वजह से छूट जाता है, इसलिए टाइम का ध्यान रखना। तो इसलिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना। देखिए एक खास बात, हालांकि उस वीडियो में है, अगर आपका अनसीन पैसेज ऐसा है जिसमें कोई नेटर ऐसे बोले, अपने बारे में बताया कि आई, माई, मी, तो इस तरह से बोलेगा। अगर फर्स्ट पर्सन बोलेगा तो फर्स्ट पर्सन आंसर देते समय फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज करें। तो फर्स्ट पर्सन तो है आई, माई, मी इस तरह से, और थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, दे। लेकिन मोस्ट ऑफ ही की बात चलेगी क्योंकि अकेला ही कहता है। तो अगर आई आ रहा है ना कहीं और आप आंसर दे रहे हो, मतलब उसमें से ले रहे हो, तो आई को तो आपको ही में चेंज करना है, माई को हिज में, और मी को हिम में चेंज करते हुए आंसर देना। क्यों अब नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं लंबा नहीं करना चाहता। अनसीन पैसेज वाला वीडियो जाकर देख लेना। चलो बता देता हूँ यार, मन नहीं रुकता। माना अनसीन पैसेज गांधी जी का है, और गांधी जी अपने आप को आई बोलेंगे, तो आई वेंट टू, मतलब अंदाज से बता रहा हूँ ऐसे ही, आई वेंट टू अफ्रीका, मैं अफ्रीका गया था, ठीक है। अब कोई भी सन में गए थे ना, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी, अब गांधी जी कौन है? थर्ड पर्सन है, ही, सी, दे या कोई नेम है ना, ये थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, तो यहाँ पे आप देखो आंसर दोगे ही, उसमें लिख रहा है आई। अब अफ्रीका मिल गया क्योंकि वर्ड मैचिंग कर ली ना, क्वेश्चन में अफ्रीका था तो हाँ इसी में। अब आप इसको ऐसे कैसे लिख देते हो, आई वेंट टू अफ्रीका, ठीक है, और जो भी सन में जब गए थे, मेरा ध्यान नहीं आ रहा ये। अब एक बात बताइए, उसने कहा कि गांधी जी कब गए थे, यहाँ पे था गांधी जी कब गए थे, आप कह रहे हो मैं गया था, तो यहाँ पे गांधी जी नहीं गए, आप जा रहे हो, तो इसलिए इसको ही में चेंज करो, ही वेंट। अब ही कौन है? गांधी जी है, इसलिए फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज करो, या फिर जो नाम है उस नाम का मेंशन कर दो यहाँ पे, गांधी जी, ठीक है, इस तरह से ये आपको करना है। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा देखो डिटेल में वीडियो देख लेना। वोकेबुलरी के क्वेश्चंस का क्या करें, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपकी नॉलेज पर है। अगर आपको वर्ड्स आते हैं, उनके एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, अपोजिट वर्ड आते हैं, तो आप लिख सकते हो। लेकिन एक काम मत करना, क्या? देखो जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये माना उसने कोई अपोजिट वर्ड पूछा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर माना 7 पे था। अब अपोजिट वर्ड उसको नहीं आ रहा था, वो अंदाजे से कोई भी वर्ड उठा दिया, उसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में कुछ देर बाद पता चला यार ये नहीं ये है, फिर क्या करेगा? काट दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया करेक्ट। अब देखिए, अब टीचर इसमें नंबर तो देगा, करेक्ट है, बट डाउटफुल हो जाएगा। उसे साफ साफ पता है कि स्टूडेंट का तो ये था, खुद का तो, लेकिन बाद में जब पता चला ना तो इसे ये मिला, उससे उसके माइंड में तुम वीक हो जाते हो, मतलब उसे पता चल जाता है, पोल खुल जाती है, तुम्हारी औकात पता चल जाती है कि इसने इधर उधर से देखा है। अब देखिए यहाँ पे नंबर तो मिल गए, लेकिन आगे जाके डाउटफुल हो जाएगा, पढ़ेगा, मतलब कुछ भी करेगा, लेकिन हो सकता है कि कटौती करना शुरू कर दे। तो इसलिए भले आप जगह छोड़ देना, जैसे अगर मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिलता है ना तो स्पेस छोड़ देना, दिमाग में मैसेज दे देना कि लौट के आना है, उसको छोड़ के आया हूँ। फिर आप वहाँ पे सही लिखना, गलत लिखना, लेकिन लिखना एक बार, ऐसे ओवर राइटिंग मत करना, ठीक है, बस ये सावधानी है। इसके अलावा अनसीन पैसेज में ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन इतने इजी नहीं होते कि आप फटाफट से बस मैचिंग की मिल गए, एक दो में आपको बनाना पड़ सकता है, खोजना पड़ सकता है, क्योंकि इसका नाम है रीडिंग। आप पढ़ोगे ना तो ही आंसर दे सकते हो, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ होती है वो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मतलब टीचर्स को भी पता है कि यार अनसीन पैसेज अच्छा माध्यम है बच्चों को पास करवाने का, तो मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन रख देते हैं कि बस मैचिंग की, और आप उठा के रख देते हो, आप कट हो जाते हैं। लेकिन 12th क्लास में जरूर थोड़ा सा हैवी आता है, मतलब वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक दिमाग में तुरंत एग्जाम्पल आया,
जैसे राजू है ना, वो जैसे राजू कोई लड़का है तो राजू अपने माता पिता की सेवा करता है, स्कूल टाइम पे जाता है, टीचरों का रेस्पेक्ट करता है, बहुत हार्डवर्क करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, ये सारी बात है। अब क्वेश्चन क्या किया, हाउ कैन यू से, चलो मैं लिख देता हूँ, जैसे ये आया, हाउ कैन यू से दैट राजू इज अ सिंसियर बॉय। आप कैसे कह सकते हो कि राजू एक सिंसियर लड़का है। अब आप क्या करोगे, हाउ कैन यू से, ये तो क्वेश्चन है, राजू सिंसियर, सिंसियर ढूंढोगे उसमें, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता, सिंसियर कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सिंसियर वर्ड तो उसने यहाँ से लिया। सिंसियर का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, मतलब निष्ठावान, मतलब अच्छा कर्तव्यपरायण लड़का है, अच्छे से ड्यूटी करने वाला है, मतलब एक नेक लड़का है, ठीक है, संस्कारी लड़का है। अब सिंसियर उसमें है नहीं। अब इसका आंसर क्या है, मतलब कैसे है, आप कैसे कह सकते हो कि सिंसियर है। भाई माता पिता की सेवा करता है, स्कूल टाइम पे जाता है, पढ़ता है, बहुत कठोर परिश्रम करता है, माता पिता की हेल्प करता है, सारी बातें। तो अब इसका आंसर वो बातें हैं जो उसमें लिखी हुई हैं, आप इसको ढूंढोगे तो इसमें आपको अपने दिमाग से देना पड़ेगा। तो देखिए वी कैन से, अब इसमें यू आ रहा है ना, तुम कैसे कह सकते हो, तो अब आप क्या कहोगे, वी, तो वी कैन से हम कह सकते हैं दैट राजू इज अ सिंसियर बॉय बिकॉज, अब बिकॉज लगाओ यहाँ पे, क्योंकि देखिए अब ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स, जो भी लाइन है 2-3 उससे संबंधित बात से जो सिद्ध करती हैं कि सिंसियर है उनको लिख दो, या फिर आप ऐसे लिखो राजू हेल्प्स हिज पेरेंट्स, ये सारी बातें लिख दो जो बताती है कि सिंसियर है, लास्ट में लिख दो सो, इसलिए वी कैन से हम कह सकते हैं, वी कैन से को लास्ट में लिखो सो लगा, सो वी कैन से हम कह सकते हैं कि राजू जी सिंसियर बॉय। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो मैं थोड़ा इजी बताया, और भी टफ चीज़ है, कहने का मतलब है इसका नाम है कंप्रीहेंशन रीडिंग। आप उसको रीडिंग कर सकते हो, राइटिंग जानते हो तो ही सही मैच होता है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ इसमें मैचिंग करते हैं। अच्छा, ये सारी बातें बता दी, शायद अनसिट पैसेज हो गया, डिटेल के लिए वीडियो देख लेना वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे, ठीक है। और अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन को हम कंपोजिशन सेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो निर्माण करवाता है। देखिए रीडिंग था, मतलब पढ़ सकते हो तो आंसर दे सकते हो, यहाँ पे वो चेक करेगा राइटिंग कि तुम इंग्लिश लिखना जानते हो या नहीं जानते हो। अब इसमें अलग अलग बोर्ड्स में, ठीक है, अलग अलग, जैसे कहीं पे लेटर आर्टिकल मिलेगा, कहीं पे लेटर रिपोर्ट मिलेगा, कहीं पे आर्टिकल रिपोर्ट है, फिर ऐसे भी होता है निबंध, ठीक है, हायर मतलब कॉलेज क्लासेज में ऐसे भी होता है निबंध। तो लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट, ईमेल, एप्लीकेशन, ऐसे। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपके सिलेबस में होंगे, आपके में ये 2 होंगे, ये 2 होंगे। तो कहने का मतलब इन सब पे एक ही रूल काम करता है, क्या, इनमें इजी मार्किंग होती है। इनमें अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, फॉर्मेट आपने कवर किया, फॉर्मेट मतलब कौन सी चीज़ कहाँ रखी जानी है, जैसे अब ईमेल है उसका फॉर्मेट क्या है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, लेटर का फॉर्मेट क्या है, ऐसे का मतलब कौन सी चीज़ कहाँ रखी जानी है। अब मैंने ब्रैकेट बना, ब्रैकेट मतलब पेज है, वहाँ ब्रैकेट में नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ, जैसे इसमें लेटर में यहाँ पे अपना एड्रेस हो गया, उसके बाद आप किसको लिख रहे हो उसका मेंशन कर दिया, जैसे द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, द कलेक्टर, इस तरह से सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद मेन बॉडी मतलब मेन प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन क्या चाहते हो वो, उसके बाद योर्स फेथफुली, इस तरह से। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। तो अगर आपने फॉर्मेट सही से बनाया, आपकी हैंडराइटिंग सही है और वर्ड लिमिट का ध्यान रखा है कि कितने में पूछा है, सेंटेंस हो सकता है थोड़े बहुत रॉन्ग हो, आप बना बना के लिख रहे हो चल जाएगा, लेकिन कंटेंट हिंदी का दिमाग में होना चाहिए कि भाई जो प्रॉब्लम है ना मैन, उसमें मुझे लिखना क्या क्या है। अब एक बात बताओ, आपने सिर्फ एक ही बात लिखी और बाकी सारी बातें बेसिर पैर के लिख दी, नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना, इनमें कंटेंट मैटर करता है और आपके अंदर थोड़ा सा लिखना आना चाहिए, उस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस करना। खैर अब तो क्या करोगे, अब तो एंड टाइम ही आ गया, लेकिन फिर भी हिंदी में कंटेंट कम से कम पढ़ लेना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, फॉर्मेट को अच्छे से बनाना, ठीक है। हालांकि लेटर पे मैंने वीडियो बनाए हैं, इसके अलावा शायद मैंने रिपोर्ट पे वीडियो बनाया है। हाँ एक खास बात यार, देखिए लेटर को छोड़ो, आर्टिकल और स्पीच, अगर आपके सिलेबस में आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। आर्टिकल मतलब लेख, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। अब ऐसे मत समझना सरनाम ले रहे यही आएंगे, बस मुझे इस बात से चिढ़ है, मोस्ट के पीछे मत भागो, कंटेंट पे जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर आ गया तो उसमें कंटेंट क्या डालना है, मतलब उसमें कच्चा माल क्या है आपके माइंड में, मतलब आपके आइडियाज़ क्या है। एक हल्के आइडियाज़ हो सकते हैं, अखबार बहुत अच्छी चीज़ है, हम रोजाना सुबह अखबार पढ़ते हैं, सबको अखबार पढ़नी चाहिए, इसमें कोई मैटर नहीं है, इसमें कंटेंट नहीं है, नंबर मिल जाएंगे लेकिन हल्के। तो अब न्यूज़पेपर हमारी नॉलेज को बढ़ाता है, हमें देश विदेश से कनेक्ट करता है, मतलब इस तरह के आइडियाज़ दो कि सामने वाला अफेक्टेड हो। अब ये आइडियाज़ आएंगे कहाँ से, तो मैं कह रहा हूँ कच्चा माल, तो कम से कम हिंदी में तो पढ़ के जाओ यार, जितने भी आर्टिकल है हिंदी में तो पढ़ लो, तो विषय वस्तु थीम दिमाग में आ जाएगी, फिर आप इंग्लिश बना सकते हो, ठीक है। ये बात शायद मैंने एक आध वीडियो में पहले बता दी। तो आर्टिकल, हाँ मेन बात फिर रह गई, आर्टिकल प्रेजेंट टेंस में होता है, लिख दो यार, आर्टिकल है ना
इसमें प्रेजेंट का कोई मुद्दा पूछता है, प्रेजेंट की किसी बात पर आपके विचार जानना चाहता है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, पानी का महत्व, पानी कैसे बचाएं, इस पर कोई लेख लिखो। तो ये इसमें ऐसे प्रेजेंट के मुद्दे होते हैं, तो इसमें ध्यान रखना प्रेजेंट टेंस ही चलेगा आपके आर्टिकल में। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये दिखने चाहिए, मतलब ये प्रेजेंट के प्रतीक है। अब आप उसमें पास्ट लिख रहे हो तो गलत है, और रिपोर्ट हमेशा पास्ट में होती है, इसमें पास्ट टेंस ही नजर आना चाहिए, ठीक है। ये बात मैंने जब रिपोर्ट का शायद वीडियो है इस चैनल पे, उसको देख लेना, ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, पूरा फॉर्मेट बनाना, वर्ड मतलब जितना पूछा उतना लिखना, और थोड़ा सा मतलब अच्छे वर्ड, आकर्षक वर्ड का यूज करना। अगर आप कमजोर हैं, वीक हैं, तो कवर कर देना। अब टीचर हूं, मुंह से मत कहलवाओ, क्या लिखोगे, मतलब भर देना, लिख देना, छोड़ना मत। अगर छोड़ दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, लिख दिया तो नंबर मिल जाएंगे, आप पास हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। अब राइटिंग के बाद आगे बढ़ते हैं अपन ग्रामर सेक्शन पे। तो ग्रामर पे मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, ग्रामर में कोई ट्रिक काम नहीं करता, ग्रामर में गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है। ग्रामर में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज एग्जाम्पल हल करने होते हैं, वो अगर आपने किए हैं तो ही सही होगा। लेकिन फिर भी ग्रामर पे मैंने जो आज वीडियो बनाया ना, शायद आज ही डाला है वीडियो, वो देख लेना। उसमें मैंने 6 टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि अपना नरेशन, पैसिव वॉइस, क्लॉज, टेंसेज जिनमें करेक्ट फॉर्म आती हैं, सिंथेसिस, और एक टॉपिक और है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। 6 टॉपिक, अब वो मैंने उस हिसाब से कवर किए हैं, उस तरह के एग्जाम्पल से कवर किए जिस तरह के आते हैं। वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर वीडियोस को खोजना सीखो। वैसे हाल से मैं प्लेलिस्ट बनाता नहीं हूँ, हाँ फिर याद आया, आज फिर कोशिश करूंगा कि प्लेलिस्ट में सारी चीज़ों को क्रम से डाल दूँ, ठीक है। लेकिन पक्का नहीं कह सकता, चैनल में जाके खोज लेना, या फिर लिंक आपको नीचे दे दूंगा। तो हाँ, ये हो गया ग्रामर, ठीक है। और लास्ट में बुक के क्वेश्चन आंसर, बुक के क्वेश्चन आंसर। तो भैया देखो, अक्सर कहता हूँ कि जितना भी आपका लेसन है ना, सबको कम से कम हिंदी में तो पढ़ लो यार। और हाँ, मोस्ट कैसे पता करें, इसमें मैंने वीडियो बनाया, मेरे सारे वीडियोस में दम है यार। आप सबको खंगालना सीखो, जैसे कि वीडियोस में जाना, इंग्लिश वाले सर में वीडियोस में जाना, सारे क्रम से खुल जाएंगे। बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है, थोड़े वीडियो हैं, ठीक है। तो उनमें इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बताया कि किस चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी आपके 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक छोटा आएगा, एक बड़ा आएगा। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, और सारे चैप्टर्स को पढ़ लेना कम से कम हिंदी में तो, और थोड़ी सी बनाने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ये हो जाएंगे। हाँ, इसी में आपके पोएम भी आती है। तो देखो, पोएम भी शायद हो सकता है 10 मार्क्स की आती है, उसमें एक एक्सट्रैक्ट आता है, मतलब जैसे कि पोएम में से 4 लाइन दे दी, उसमें से क्वेश्चन पूछता है। 12th क्लास का तो मुझे पता है, 10th में भी शायद अब ऐसा ही हो गया होगा। तो उसमें बहुत ईजी है, मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, 4 लाइन दी है। अब ऐसा मत करना खास बात कि बस सीधी लाइन उठा के रख दी, क्योंकि पोएम में कोई ऐसी लाइन होती नहीं है गद्य की तरह से, प्रोज की तरह से। उसमें आप अपने शब्दों में थोड़ा उसको लाइन बना देना, ठीक है। उसमें कही गई बात को थोड़ा सेंटेंस में दे देना, क्वेश्चन वाली सेंटेंस में। अब क्वेश्चन से आंसर कैसे शुरू करें, इसमें बहुत शानदार वीडियो बनाया कि आंसर लिखने का बेस्ट तरीका, उसमें मैंने बताया कि क्वेश्चन की आंसर से कैसे मैचिंग करें। वो वाला वीडियो जाकर देख लेना, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इतना हार्ड नहीं है यार, थोड़ी सी मेहनत की ना तो उतना हार्ड नहीं है। थोड़े से मतलब पढ़ना जरूरी है, मैं कितना ही मोटिवेशन दे दूं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। और सबसे मेन बात, एग्जामिनर को ध्यान में रखते हो, उसको इजीनेस देना, बहुत कट मत लगाना, हैंड राइटिंग ठीक रखना। हैंड राइटिंग कैसे सुधरती है, इसमें मैंने वीडियो बना रखा है। और हाँ, लाइन को छोड़ते हुए साफ साफ आकर्षक लिखना। हैंड राइटिंग अंत तक अच्छी रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाद में बिगड़ने लग जाती है। और हाँ, टाइम का विशेष ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। अगर खाली है ना कॉपी, वो नंबर नहीं देगा, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ है तो बहुत संभावना है कि नंबर मिल जाएंगे। आपकी कॉपी का आकलन, वो माना 20 क्वेश्चन है ना, तो 20 में से कोई भी 8-10 क्वेश्चन से कर लेता है, मतलब सिर्फ 8-10 क्वेश्चन के आंसर पढ़ेगा और पता लगा लेगा आप में इतनी दम है। तो कहने का मतलब है, अगर आपने दम दिखा दिया 8-10 क्वेश्चन में, लेकिन कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता, वो आपने छोड़ दिया, तो आपकी बेवकूफ़ी है। उसको मत छोड़ना, कुछ ना कुछ लिख देना, कुछ भी लिख देना, आपको मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि उसने आपको जज कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें थी जो मैंने और भी कई वीडियोस में बता रखी हैं, ठीक है। और हाँ, अब एग्जाम टाइम है, वीडियो बंद करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। बस मेरा थोड़ा मकसद था कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाएं और आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, थोड़ा रिलैक्स मिल जाए कि हाँ यार हम कर देंगे। और हाँ देखो, एक पेपर से आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, कई वीडियोज़ में बता दिया। आपने जितनी मेहनत की है ना, आपको मार्क्स तो यार उतने ही मिलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी सावधानी से आपको अतिरिक्त बेनिफिट मिल सकता है। जैसे हैंड राइटिंग ठीक रखो, सारे आंसर को साफ साफ लिखो, कोई मत छोड़ो, थोड़ा फॉर्मेट पे काम करना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। ये बात शायद मैंने कई बार रिपीट कर दी, अब रिपीट नहीं करूंगा। ओके, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करो। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।